साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। अब हम लोग जो है शुरू कर रहे हैं ये एक नई श्रृंखला, जिसमें हम आने वाला एग्ज़ाम जो है जो 2023 में पीसीएस होगा प्रीलिम्स, और साथ ही साथ समीक्षा अधिकारी का भी आने वाला है एग्ज़ाम प्रीलिम्स का, और साथ साथ मेंस का। इसमें दोनों तरह के प्रश्न शामिल किए गए हैं समीक्षा अधिकारी के, प्रीलिम्स प्लस मेंस, और साथ में जो है पीसीएस प्रीलिम्स के, चाहे वो बिहार पीसीएस हो, चाहे तो उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, चाहे मध्य प्रदेश पीसीएस हो, या किसी भी अन्य स्टेट पीसीएस के लिए इन प्रश्नों को बनाया गया है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम रेगुलर बेसिस पे 35 प्रश्नों को शामिल करेंगे। ठीक है, रेगुलर 35 प्रश्न शामिल किए जाएंगे, जिससे कि जो है रेगुलर बेसिस पे मिले। ठीक, अगर हम जो है प्रश्नों को बढ़ा देंगे, 150 प्रश्न कर देंगे, 140 प्रश्न कर देंगे, ठीक है, या 100 प्रश्न कर देंगे, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर भी हो सकते हैं। इस वजह से वीडियो की सीमा को समय सीमा को जो है कम रखा गया है, और प्रश्नों की सीमा को भी एक सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, तो हम लोग जो है इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और ऐसे ही देखिए, आसान प्रश्न तो हो जाते हैं परीक्षाओं में, ये तो आप जानते ही हैं। आसान प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जो कठिन प्रश्न आते हैं उनको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कठिन प्रश्नों की ही लड़ाई होती है, ठीक, प्रीलिम्स में, जिससे प्रीलिम्स क्रैक नहीं होता है। तो हम इन कठिन प्रश्नों को देखेंगे, जिससे जो है हम एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर पाएँ। तो वीडियो को बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप जो है चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, और साथ साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी को लाभ मिले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समशीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। ठीक है, नहीं है वाले प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें जो है समशीतोष्ण घास का मैदान कौन सा नहीं है, तो इसमें जो है लानोस जो है समशीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। लानोस जो है वेनेजुएला का एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। क्या है? उष्णकटिबंधीय है, याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय है। ठीक, कहाँ का है? वेनेजुएला, लानोस वेनेजुएला। अब अगर कोई पूछता है कि पुस्टाजी जो है या पुस्टाज जो है कहाँ का है, तो पुस्टाज है हंगरी का। ठीक है, हंगरी। ठीक, और बाकी देखिए, इसमें लानोस सही है, पुस्टाज है हंगरी से। ठीक, ये समशीतोष्ण है। वेल्ड है, वेल्ड कहाँ का है? अफ्रीका का। ठीक है, अफ्रीका का। लानोस तो बताया वेनेजुएला का। ठीक है, वेनेजुएला। पंपास कहाँ का है? पंपास जो है घास का मैदान कहाँ का होता है? पंपास होता है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना व उरुग्वे। ठीक है, उरुग्वे, इन दो क्षेत्रों के जो है पंपास है। तो पुस्टाज, वेल्ड और पंपास, ये तीनों जो है समशीतोष्ण घास का मैदान है। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक, ऑप्शन सी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, हिस्ट्री का प्रश्न है। पहला हमारा कथन है कि भू राजस्व आय का मुख्य स्रोत था। दूसरा कथन, कृष्णदेवराय ने मिट्टी की उर्वरता के आधार पर भू राजस्व एकत्र किया। तीसरा है, ब्राह्मणों के अधीन भूमि कर मुक्त थी। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है हमें देखना है। तो पहला कथन जो है सही है, भू राजस्व जो है आय का मुख्य स्रोत था। दूसरा कथन है कि कृष्णदेवराय ने मिट्टी की उर्वरता के आधार पर भू राजस्व एकत्र किया, तो दूसरा भी हमारा कथन सही है। ये विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तीसरा है, ब्राह्मणों के अधीन भूमि कर मुक्त थी, तो तीसरा गलत था। ठीक है, जो ब्राह्मणों के अधीन थी वो भूमि कर मुक्त नहीं थी। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ है प्रोविंस, एक तरफ है फाउंडर। ठीक है, प्रोविंस है, एक तरफ फाउंडर दिया हुआ है। ठीक है, तो बरार जो है, बरार संबंधित जो है, बरार का फाउंडर कौन है? कासिम बरीद। ठीक है, फिर उसके बाद बीजापुर, बीजापुर के हैं यूसुफ आदिल शाही। ठीक है, बीदर के कौन है? बीदर के हैं, नहीं सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, फिर से देखिए। बरार के हैं फतेहुल्ला इमाद शाह। ठीक है, प्रोविंस जो है फतेहुल्ला, फाउंडर हैं फतेहुल्ला इमाद शाह के बरार के। बीजापुर के हैं यूसुफ आदिल शाही। बीदर के हैं बीदर के हैं कासिम बरीद और गोलकुंडा के हैं कुली कुतुब शाह। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे चिराग ए दिल्ली, ठीक है, चिराग ए दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है? तो चिराग ए दिल्ली के नाम से किसे जाना जाता है? तो चिराग ए दिल्ली को जो है शेर नसरुद्दीन महमूद को चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये चिश्ती आदेश से थे। ठीक है, सूफीवाद के चिश्ती आदेश से थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए 4 युग्म दिए गए हैं, तुकाराम वारकरी संप्रदाय, माधवाचार्य राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बकाचार्य सनकदी संप्रदाय और वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग संप्रदाय। अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है तो बाइलिंगुअल है, आप देख लीजिए, एक तरफ इंग्लिश भी दिया हुआ है। ठीक है, तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें जो है माधवाचार्य जो है वो गलत स्टेटमेंट है। माधवाचार्य जो है राधा वल्लभ संप्रदाय से ना होके किससे थे? ये ब्रह्म संप्रदाय से थे। किससे? ब्रह्म संप्रदाय। ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय। ठीक, और हित जो श्री हित हरिवंश थे वो महाप्रभु वल्लभ संप्रदाय से थे। ठीक है, अगला है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन सही है। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर देख लेंगे कि उसमें सही है पूछा है कि सही नहीं है पूछा है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है कि आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के दर्शन का प्रचार किया। सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, आदि शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध, ठीक है, प्रच्छन्न बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा भी सही है। तीसरा है, अद्वैतवाद दर्शन महायान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से प्रभावित था। यह भी सही है। ठीक है, अद्वैतवाद फिलॉसफी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचिंग ऑफ महायान बुद्धिज्म। ठीक, तो हमारे तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला है हमारा प्रश्न, बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन 2 हिंदू साम्राज्यों का उल्लेख किया वे थे। ठीक है, बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी, बाबर की आत्मकथा कौन सी है? जानते ही होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी उसमें जो है किन 2 हिंदू साम्राज्यों का उल्लेख किया? तो बाबर ने जो है मेवाड़ और विजयनगर जो है हिंदू साम्राज्यों का उल्लेख किया था। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा में बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात और बहमनी साम्राज्य के 5 मुस्लिम शासकों का उल्लेख किया। साथ ही साथ उसने जो है अपनी आत्मकथा में मेवाड़ और विजयनगर साम्राज्य के 2 हिंदू शासकों का भी उल्लेख किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए नहीं है पूछा है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है दीन पनाह जहांगीर की स्थापना, ठीक है, गलत स्टेटमेंट है। दीन पनाह जो है जहांगीर द्वारा नहीं बल्कि किसके द्वारा बनाया गया था? हुमायूं द्वारा। ठीक है, हुमायूं द्वारा जो है
दीनपना बनाया गया था। इसे आमतौर पर दिल्ली के पुराने किले में पुराना किला के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बाकी सही स्टेटमेंट जो सही हैं उनको भी देख लीजिए। धर्म को राजनीति से अलग करना अकबर के द्वारा, सिजदा और पैबोस प्रणाली का अंत शाहजहां द्वारा, सती का जो है अंत प्रतिबंध यानी औरंगजेब पर जो है औरंगजेब द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन के अधीन अकाराध्यक्ष किसका प्रभारी अधिकारी था? तो अकाराध्यक्ष किसका प्रभारी अधिकारी? खान के जो है सुपरिटेंडेंट, मतलब खान जो है माइंस जो होती थी उनका सुपरिटेंडेंट होता था। ठीक है, बाकी कृषि का जो है कृषि के अधिकारी को क्या बोला जाता था? कृषि के अधिकारी को बोला जाता था सीता अध्यक्ष। ठीक है, सीता अध्यक्ष याद रखिएगा, मौर्य प्रशासन के बारे में बात हो रही है। ठीक, और बाजार के अध्यक्ष को क्या बाजार जो है बाजार के अधीक्षक को क्या बोला जाता था? पहले पासपोर्ट का जान लेते हैं। तो पासपोर्ट जो है पासपोर्ट के अधिकारी को जो है कहा जाता था पुलिसंज। ठीक है, और बाट और माप के अधिकारी को कहा जाता था पौतवा अध्यक्ष। क्या पासपोर्ट के बारे में नहीं था? ठीक है, स्टेटमेंट पौतवा अध्यक्ष इसको बोला जाता था। ठीक है, पौतवा अध्यक्ष। ये बाट और माप वाला कई बार पूछा गया है तो याद रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, भगवान महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो देखिए, ये स्टेटमेंट तो आप तो जानते ही हैं कि अपना उपदेश सर्वप्रथम उन्होंने कहाँ दिया था। ठीक है, सारनाथ में। लेकिन कहाँ दिया था? तो ये दिया था विपुलांचल की पहाड़ियों में। ठीक है, विपुलांचल की पहाड़ियों में। ऐसा स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, भगवान महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगृह के पास, ठीक है, राजगृह में दिया, राजगृह के पास विपुलांचल पहाड़ियों पर दिया था। उनके पहले उपदेश को दिव्य ध्वनि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दिव्य ध्वनि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ उन्होंने अहिंसा, अनासक्ति, स्यादवाद और अनेकांतवाद पर बल दिया था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करें। ठीक है, सूची एक तरफ राजवंश दिया गया है, एक तरफ राजधानी दी गई है। ठीक है, तो किस राजवंश की क्या राजधानी रही है देख लेते हैं। सोलंकी राजवंश की राजधानी रही है अनहिलवाड़ सोलंकी राजवंश की राजधानी रही है। ठीक है, चौहान वंश की रही है अजमेर। ठीक है, चौहान वंश की अजमेर राजधानी रही है। लोहार वंश की राजधानी कश्मीर रही है, और वाकाटक की राजधानी जो है नागरधन रही है। ठीक, याद रखिएगा, पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक, अगला है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से कौन ऊपरी पुरा पाषाण युग का उपकरण था? तो इसमें से कौन सा ऊपरी जो है पुरा पाषाण युग का उपकरण था? ठीक है, वो अपर पैलियोलिथिक एज का जो है टूल्स क्या था? तो इसमें जो है कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? स्क्रैपर्स। ठीक है, स्क्रैपर्स जो है ऊपरी पुरा पाषाण, स्क्रैपर्स के अलावा एक चीज़ और था जिसे बरिन कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, स्क्रैपर्स और बरिन जो है ऊपरी पुरा पाषाण युग का जो है उपकरण था। निचले पुरा पाषाण युग का अगर पूछे तो उसमें हाथ कुल्हाड़ी थी, क्लीवर था, हेलीकॉप्टर था और चॉपिंग टूल्स था। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। और अगर मध्य पुरा पाषाण युग के उपकरण पूछा जाए तो ब्लेड, अंक और छेदक, 3 चीज़ें थी। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि वेदांगों की कुल संख्या है। तो वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं, आपने पढ़ा होगा। मैं बता देता हूँ कौन कौन से वेदांग 6 कौन कौन से हैं। शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित
में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक तरफ तीर्थंकर दिया हुआ है, एक तरफ प्रतीक दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से एक जो है सही नहीं है, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? इसमें से महावीर सही नहीं है। महावीर सांप की जगह क्या हो जाएगा? सिंह हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैं सबके बता देता हूँ। जो तीर्थंकर थे, ऋषभदेव संबंधित थे बुल से। ठीक है, यानी बुल मतलब सांड या बैल से। ठीक है, अजीतनाथ थे हाथी से, नेमिनाथ थे शंख से, शंभवनाथ थे घोड़ा से, अभिनंदन नाथ थे बंदर से, पार्श्वनाथ थे सांप से। सांप से कौन हो गया? पार्श्वनाथ। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा डी गलत है, बाकी सारे सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। बृहद कथा मंजरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बृहद कथा मंजरी जो है गई थी क्षेमेंद्र के द्वारा। ठीक है, बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र द्वारा लिखी गई थी। कथा सरित सागर की रचना सोमदेव ने की थी। ठीक है, और विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला है भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो? राजीव कुमार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का लिंगानुपात सबसे कम है? ठीक, तो किस धार्मिक समुदाय का लिंगानुपात सबसे कम है? तो सिखों का जो है लिंगानुपात सबसे कम है। ठीक है, बाकी मुसलमानों का लिंगानुपात कितना है? तो मुसलमानों का 951 है। ठीक है, प्रति हज़ार। बौद्धों का 965 है प्रति हज़ार। ठीक, और ईसाई का है 1023। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात ईसाइयों का है। ठीक है, अगर हिंदू की बात की जाए तो हिंदू का है 939 हिंदू। ठीक, और बाकी कौन बसता है? जैन बसता है, तो जैन का जो है 954 है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है? ईसाइयों का। और सबसे कम किसका है? सिखों का। ठीक है, कितना लिंगानुपात है सिखों का? तो सिखों का लिंगानुपात है 903। ठीक है, 903 है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का पैमाना समान मान दिखाता है। तो समान मान कहाँ दिखाता है? -40 डिग्री पे। -40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान बराबर हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है पेड़ के छल्ले इंगित करते हैं। जो पेड़ में छल्ले पाए जाते हैं, अगर पेड़ को काटेंगे तो उसमें छल्ले बने हुए दिखते हैं, तो क्या इंगित करते हैं? तो वह इंगित करते हैं जलवायु की स्थिति को और साथ ही साथ वृक्ष की आयु को। ठीक है, मिट्टी की स्थिति को इंगित नहीं करते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, जो पेड़ों के कुंड हमें बताते हैं कि पेड़ कितना पुराना है। ठीक है, जो उसमें आप जैसे पेड़ काटेंगे तो उसमें आपको जो है कुछ इस प्रकार जो है रिंग बने हुए दिखेंगे। ठीक है, ठीक है, ऐसे जो है रिंग बने हुए दिखेंगे। तो पेड़ के ये जो कुंड होते हैं ये हमें बताते हैं कि पेड़ कितना पुराना है और अपने जीवन के प्रत्येक वर्ष के दौरान मौसम इनका कैसा था। ठीक है, जलवायु की स्थिति भी बताते हैं। हल्के रंग के छल्ले जो होते हैं वो लकड़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो वसंत और शुरुआती गर्मियों में उगते हैं, जबकि गहरे रंग के जो छल्ले होते हैं लकड़ी के वो प्रतिनिधित्व करते हैं जो देर से गर्मियों और शरद ऋतु में उगते हैं। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कवक और पौधों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध को माइकोरिजाल कहा जाता है। ठीक है, कवक और पौधों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध को माइकोरिजाल कहा जाता है। पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, माइकोरिजाल पौधों की जड़ों और कवक के बीच सहजीवी संबंध बनाते हैं। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है माइकोरिजाल पौधों और रोगों
पौधे रोगों और सूखे के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है, ठीक है। पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कवक के लिए भोजन तैयार करते हैं और बदले में कवक जो है फास्फोरस जैसे महत्वपूर्ण खनिज प्रदान करता है जो पौधों के विकास में मदद करता है, ठीक है। माइको रिजाल जो होता है वो पौधे कीटों रोगों और सूखे के प्रति अधिक अनुकूल और अधिक प्रतिरोधी होते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, ऐसा पूछा गया है कि पहला पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया, ठीक है। जब पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया तो किस वर्ष मनाया गया, तो ये पहली बार मनाया गया है 1974 में, ठीक है। वर्ष 1972 में क्या हुआ था कि वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नामित किया था, ठीक है। लेकिन इसे पहली बार वर्ष 1974 में केवल एक पृथ्वी किनारे, ओनली वन अर्थ, ठीक है, ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी किनारे के साथ जो है मनाया गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है, ठीक। तो इसमें कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, तो अनुच्छेद हो जाएगा हमारा 249, ठीक है। अनुच्छेद 249 के तहत जो है संसद को राज्य सूची में दिए गए विषय पर कानून बनाने का अधिकार होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट है, इसका गठन कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर किया गया, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट है, यह सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तीसरा है, इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं है। कौन सा कथन सही है पूछा है, तो देख लेते हैं। कथन सही है तो पहला कथन है कि इसका गठन कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर किया गया। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है आज़ादी के बाद क्या हुआ था कि तत्कालीन जो वित्त मंत्री बनाए गए थे जॉन मथाई, उनकी सिफारिश पर 1950 में क्या हुआ था, 1950 में पहली बार अनुमान समिति का गठन किया गया था, ठीक है। पहली बार अनुमान समिति का गठन किया गया था। दूसरा है, यह सबसे बड़ी संसदीय समिति है, तो दूसरा सही है। इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं है, तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। तो मूल अधिकार क्षेत्र से कौन सा जो है अनुच्छेद संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय के, तो ये है अनुच्छेद 131, ठीक है। अनुच्छेद 131 जो है उच्चतम न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र है। अब अनुच्छेद 129 पूछे तो सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड कोर्ट होना, सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड कोर्ट होना। और अनुच्छेद 137 अगर पूछे तो ये होता है उच्चतम न्यायालय द्वारा, मतलब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा से संबंधित है। और अनुच्छेद 143 संबंधित है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है, 143 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, ठीक है। तो ये है अनुच्छेद 15(5) में। अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाए, ठीक। आगे है अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में पर विचार करें, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है हमारा
कट प्रस्ताव, ठीक है, यानी कट मोशन केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है एक कटौती प्रस्ताव संशोधन कर सकता है और मौजूदा कानूनों को निरस्त कर सकता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, कट प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। ठीक है, और वे बजट प्रक्रिया का हिस्सा हैं जो अनुदान की राशि को कम करना चाहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिसमें इकोनॉमी कट, पॉलिसी कट और टोकन कट। ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा पॉलिटी में। स्वीकार होने के लिए इसे कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, जैसे यह केवल एक मांग और एक विषय से संबंधित होना चाहिए। ठीक, इसे मौजूदा कानूनों में संशोधन या निरस्त के लिए सुझाव नहीं देना चाहिए। ठीक, यह भारत की संचित निधि पर प्रभारित व्यय जो होता है, मतलब भारित व्यय जो होता है, से संबंधित नहीं होना चाहिए, और यह उस मामले से संबंधित नहीं होना चाहिए जो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में हो। ठीक है, इसमें तर्क या मान हानिकारक बयान नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है हमारा, एक कटौती प्रस्ताव संशोधन कर सकता है और मौजूदा कानूनों को निरस्त कर सकता है। तो ये गलत है, तो हमारा स्टेटमेंट पहला सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो महान्यायवादी के बारे में पूछा गया स्टेटमेंट है, तो देख लेते हैं। सही कथन का चुनाव करना है, वह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो स्टेटमेंट गलत है। जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश नहीं, बल्कि राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति, पढ़ा होगा आपने, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला है, महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल का कार्यकाल संविधान द्वारा बनाया गया है। यह भी गलत है, अभी मैंने पीछे ही बताया। सॉलिसिटर जनरल या जो है महान्यायवादी जो है कार्यालय संविधान द्वारा बनाया गया है, ना कि संविधान द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इसमें जो है कार्यकाल उसका जो है संविधान में उल्लेख नहीं है। अगला है, उसे निजी कानूनी अभ्यास से वंचित नहीं किया जा सकता। गलत है। ठीक है, मतलब ये सही है। तीसरा, मतलब उसे निजी कानूनी अभ्यास से वंचित नहीं किया जा सकता, वो निजी कानूनी अभ्यास भी कर सकता है। तो केवल तीसरा सही है हमारा, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, राज्यसभा को अनुदान की मांग पर मतदान करने का कोई अधिकार नहीं। कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही है। अगला है कि राज्यसभा को अनुदान की मांग पर मतदान करने का कोई अधिकार नहीं है, यह भी सही है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, और सही उत्तर का चयन करना है। ठीक, एक तरफ राज्यसभा दी हुई है, एक तरफ राज्यसभा की सीटें दी हुई हैं। ठीक, तो गुजरात में जो है राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो गुजरात में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद जो है बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो बिहार में राज्यसभा की सीटें हैं 16। और फिर उसके बाद राजस्थान में है 10 और कर्नाटक में है 12। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि राजमन्नार समिति संबंधित है। तो राजमन्नार समिति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से। ठीक है, राजमन्नार समिति केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। आपने पढ़ा ही होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ONGC की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसमें जो है इसमें अलका मित्तल को जो है
ONGC की पहली जो है महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। गीता मित्तल को क्या नियुक्त किया गया है? ब्रॉडकास्ट कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिलिंग की पहली महिला अध्यक्ष। रेखा मेनन को क्या किया गया है कि नास्कॉम की जो है पहली महिला अध्यक्ष के रूप में, और शांति श्री पंडित को जो है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? ठीक है, तो देख लेते हैं कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं। एक सहमति रोकना मतलब पूर्ण वीटो सही है। ठीक। बिल पर कोई कार्रवाई न करना यानी पॉकेट वीटो, यह भी सही है। ठीक है। उच्च बहुमत द्वारा अधिरोपित निलंबित वीटो, तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। उच्च बहुमत के मतलब जब राष्ट्रपति के वीटो को उच्च बहुमत के से बिल के पुनः पारित होने को ओवरराइड किया जाता है तो उसे योग्य वीटो कहा जाता है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। ठीक है, कथन हमारा कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को संसदीय विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं। भारत के राष्ट्रपति को संसदीय विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं, तो ये गलत है। ठीक है, कथन हमारा गलत है। कारण है भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है, तो कारण सही है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ए गलत है बल्कि आर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में सही कथन चुने। ठीक है, सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका मूल अधिकार क्षेत्र संघीय मामलों तक ही सीमित है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कि इसका जो मूल अधिकार क्षेत्र होता है वो संघीय मामलों तक ही सीमित होता है। ठीक है, इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार केवल संवैधानिक मामलों तक ही सीमित है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इसका अधिकार क्षेत्र जो होता है वो केवल संवैधानिक मामलों तक ही सीमित नहीं होता। अगला स्टेटमेंट है न्यायिक समीक्षा का न्यायिक समीक्षा का इसका दायरा सीमित है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट भी सही है हमारा, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला और अंतिम प्रश्न है आज के वीडियो का। अब बाकी जो है 36 से लेके जो है 70 तक मतलब के वीडियो को अगले प्रश्नों को अगले वीडियो में शामिल किया जाएगा। तो हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। हमारा पहला स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कहता है कि 91वां संविधान संशोधन अधिनियम राज्य में मंत्रिपरिषद की शक्ति को 15% तक सीमित करता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, हमारा 91वां संविधान संशोधन कहता है कि इस अधिनियम में राज्य में मंत्रिपरिषद की शक्ति को 15% तक सीमित किया गया है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है, यह प्रावधान कि एक सदस्य जो दल बदल के आधार पर अयोग्य है उसे भी मंत्री के रूप में नियुक्त करने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य जो दल बदल के आधार पर अयोग्य है वह भी मंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य होगा। ठीक है, अयोग्य होगा, ये याद रखिएगा। यह प्रावधान 2003 के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा केवल एक। ठीक है, तो ये हो गए हमारे समीक्षाधिकारी प्लस स्टेट पीसीएस के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। आने वाला है एग्ज़ाम, तो आप लोग तैयारी करते रहिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।